तो क्या पढ़ रहे थे अपन? क्या पढ़ना था? क्या पढ़ रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट हमने कल क्या पढ़ा था? केपी केसी का रिलेशन। केपी केसी का रिलेशन पढ़ लिया था हमने। डेल्टा एन जी पढ़ना ठीक है। डेल्टा एन जी निकालना सीख लिया था। केपी केसी का रिलेशन पढ़ लिया था। आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अपन चीज जो पढ़ते हैं आज वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग के। फैक्टर्स अफेक्टिंग के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है। तो इस में सबसे पहले अपन एक नोट लिख लेते हैं। नोट नोट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गिवन रिएक्शन। डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख लो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गिवन रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गिवन रिएक्शन, you can also write K equilibrium form. So equilibrium constant of a given reaction depends only on its temperature. Depends only on its temperature. Equilibrium constant of a given reaction depends only on its temperature. It does not depend upon. Equilibrium constant of a given reaction depends only on its temperature. It does not depends upon its stoichiometry, comma representation, stoichiometry, comma representation, uh, comma catalyst, etc. Stoichiometry, representation, amount of reactant and product. Yeah, you can add this. Amount of reactant and product, comma catalyst, etc. The equilibrium constant of a given reaction depends only on its temperature. It does not depend upon the stoichiometry, representation, amount of reactant and product, and catalyst, etc. ठीक है, लिख लिया नोट? ठीक है, परफेक्ट. The equilibrium constant of a given reaction does not depend upon is only dependent upon temperature. It does not depend upon the amount, stoichiometry, representation, catalyst, etc. ठीक है. सो स्टोइशियोमेट्री, रिप्रेजेंटेशन, अमाउंट एक्सेट्रा पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता. अब जिस पे डिपेंड करता है दैट इज अवर फर्स्ट फैक्टर. फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. राइट, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता है. टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब है कि अगर मैं एक गिवन रिएक्शन को, एक रिएक्शन मुझे दी और उसका टेम्परेचर चेंज करूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर चेंज करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा. सी कैसे चेंज होता है? तो अपन इसको ना एनालिसिस को 3 बार करते हैं. टेम्परेचर के को कैसे इफेक्ट करता है इसको अपन 3 बार एनालाइज करेंगे. फर्स्ट टाइम तो अभी करेंगे. अभी मैं एक इक्वेशन लिखवाऊंगा. उस इक्वेशन से यू कैन फाइंड डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट के निकाल भी सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन एनालाइज कि भाई टेम्परेचर चेंज करने से के को क्या होगा. दोनों चीजें अपन कर सकते हैं. सेकेंड टाइम अपन ले चार्टर्स प्रिंसिपल पढ़ते हैं चैप्टर के एंड में. उसमें अपन थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से के को क्या होना चाहिए. थर्ड टाइम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे जब मैं अभी जो इक्वेशन लिखवाऊंगा उसका अपन डेरिवेशन करेंगे. ठीक है, ऐसी बता रहा हूँ कि कब कब के इक्विलिब्रियम की बात आती है. फर्स्ट टाइम अभी करना है तो उसके लिए अपन को एक इक्वेशन चाहिए होती है. डिराइव केमिकल काइनेटिक्स में हो जाएगी तो उसका इंतजार करो, है ना. अभी अपन इक्वेशन यूज कर लेते हैं. वैन टॉप्स इक्वेशन. वैन टॉप्स इक्वेशन.
सो व्हाट इज वेंट ऑफ इक्वेशन, ये क्या करती है, इक्वेशन देखो क्या है, इक्वेशन इज log k2 by k1, नो पहले अपन दूसरा फॉर्म लिखेंगे, log k इक्विलिब्रियम इक्वल्स माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर। Current of equation log k equilibrium equals minus delta h upon 2.303 r t। इस इक्वेशन को देख के बताओ कि अगर टेम्परेचर को चेंज करें तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज होगी क्या? ठीक है ना, दिख रहा है टेम्परेचर भी है k इक्विलिब्रियम भी है, उसके अलावा और क्या है, तो रिएक्शन का डेल्टा एच है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और एक नंबर है, बाकी तो और कुछ है नहीं। तो बेसिकली टेम्परेचर एंड के इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बदलो के इक्विलिब्रियम बदल जाएगा, है ना। अब टेम्परेचर बदलें के इक्विलिब्रियम बदलेगा, सपोज किसी ने बोला अच्छा टेम्परेचर बदलेंगे तो के इक्विलिब्रियम बदलेगा, तो एक काम करो वो निकाल के बताओ कि टेम्परेचर पहले 100 था अब 200 हो गया, तो के अगर 2 था तो बताओ कितना हो जाएगा। ऐसा कभी अपन से पूछा जा सकता है, तो उसके लिए अपन इसकी इक्वेशन का एक फॉर्म और याद करते हैं या लिखते हैं, विच इज हमने अज्यूम करा कि टेम्परेचर T1 पे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था और टेम्परेचर T2 करा तो वो K2 हो गया। तो मैंने क्या करा है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट के अज्यूम करा है, ठीक है, समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट के अज्यूम कर रहा हूं। फिर साथ में मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर कुछ ना बोला हो तो T2 ग्रेटर देन T1 है। अब भाई ऐसा है कि टेम्परेचर चेंज करा, हाँ तो समझ आता है T1 T2 दो अलग टेम्परेचर है, पर बढ़ाया या कम करा, तो बाय गोइंग फ्रॉम T1 टू T2 वी बाय डिफॉल्ट अज्यूम कि टेम्परेचर बढ़ाया होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। कहीं बोल दे नहीं 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 T2 तो कम है, टेम्परेचर कम कर दिया तो ठीक है, ये अपन को खुद से मान के चलना है कि अगर टेम्परेचर T1 T2 है, कुछ भी नहीं बोला तो T2 ज्यादा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना। अगर कुछ नहीं, अजम्पशन क्या है, तो कन्वेंशन एक तरह से कि अगर अपन को बोला दो टेम्परेचर T1 T2 तो T2 ज्यादा T1 कम, कभी क्वेश्चन में लिखा हो नहीं T1 ज्यादा T2 कम है तो ठीक है, जो लिखा है वो तो सही होता ही है, नहीं लिखा है तो अज्यूम करना है कि T2 जो है वो ज्यादा है, ठीक है। देखो तुम्हारी इसमें एक ऑप्शन, ऑलवेज नहीं बेटा, जब भी नहीं मेंशन हो तब एक ऑप्शन ऑन करता हूँ, जस्ट गिव मी सम। मैंने एक ऑप्शन ऑन तो करे हैं पर शायद वो नेक्स्ट टाइम रीलॉगिन करने पे आएंगे। चल कोई नहीं, कल अगली क्लास से हो जाएगा। ओके, सो ये T2 T1 में T2 अपन अज्यूम करके चलते हैं कि ज्यादा है, T1 कम होगा। अब अपन को सपोज फास्ट
फीडबैक वाले ऑप्शन जिसमें तुम यस और नो बस एक क्लिक ऑफ बटन पे कर सकते हो, है ना। क्लिक से यस और नो या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं वो चैट में आ जाते हैं, पर अभी पोलिंग नहीं, पोलिंग नॉट एग्जैक्टली पोलिंग, बट चैट में आते हैं ऑप्शंस। ट्राई करना है क्या अभी? अभी एक बार बताओ किसी को होस्ट बनाऊं मैं, है कोई यू कैन बी द होस्ट फॉर नाउ? पर मीटिंग एंड होने पे ही होगा, तो लीव इट, मीटिंग एंड नहीं करना, मीटिंग एंड नहीं कर रहे थे, कल कल हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा वो तो। राइट, सो अब देखो, अगर अपन को सपोज दो टेम्परेचर T1 T2 दे दिए जाए, या लेट्स से दो टेम्परेचर नहीं, मुझे बता दिया कि किसी एक टेम्परेचर पर T1 पर K1 की वैल्यू क्या है, और उस रिएक्शन का डेल्टा एच बता दिया, तो अपन किसी भी टेम्परेचर T2 पे K2 कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या करो कि इस डेटा को T1 K1 और T2 K2 के डेटा को इसमें पुट कर दो। तो अगर अपन टेम्परेचर T2 पे बात करें तो log K2 हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT2, log K1 हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 RT1। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को करो सब्ट्रैक्ट, लेफ्ट साइड में log K2 माइनस log K1 क्या हो जाएगा? अगर log A माइनस log B आइडेंटिटी लगा दें तो log K2 माइनस log K1 क्या हो जाएगा? log of K2 by K1, ये आ गया log of K2 by K1। अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस माइनस दिस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लिया, डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, 1 बाय पॉजिटिव वाला T1 पहले और नेगेटिव वाला T2। ठीक है, ये उसी का इक्वेशन का, इसी इक्वेशन का दूसरा फॉर्म आ गया। इसमें अपन को T और K का रिलेशन मिल रहा है, ये किसी दो टेम्परेचर पे दो के है, इनमें से कोई भी यूज करो आंसर सेम आता है। होता यूं है कि अपन को नॉर्मली डेल्टा एच और टी देके के ना पूछा जाता है, उसकी बजाय एक टेम्परेचर और एक के देके दूसरे टेम्परेचर पे के पूछा जाता है, तो ये नॉर्मली होता है, इसलिए अपन को ये क्वेश्चन ज्यादा काम आती है। अभी हम कैलकुलेशन से ज्यादा एनालिसिस पे फोकस कर रहे हैं। एनालिसिस पे फोकस करने का मतलब है कि हमको अभी ये समझ रहे हैं कि अगर हमको टेम्परेचर की वैल्यू ना देके बस ये बोला जाए कि टेम्परेचर बढ़ा या टेम्परेचर कम हुआ तो के को क्या होगा, बस ये। तो चेक करो, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, अगर ये केस है कि भाई टेम्परेचर चेंज करा, T1 से T2 गए, टेम्परेचर बढ़ा, तो के बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? इस इक्वेशन के बेसिस पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ी एक रिएक्शन के लिए, तो के की वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? बढ़ेगी, कम होगी, सेम रहेगी, कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमेशा कम तो नहीं होगी, 5 आंसर आए थे, अब बताओ। सो आंसर इज इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच। देखो, हमको इस इक्वेशन के एनालिसिस से बताना है कि टेम्परेचर के चेंज से के का क्या होगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो अपन को जो दो के दिख रहे हैं, क्वेश्चन ये था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से के बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा, बस ये था। टेम्परेचर को बढ़ाने से के बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। सो सी, अगर अपन यहाँ देखें तो टेम्परेचर दो वैल्यूज ये रही, के की दो वैल्यूज ये रही। अब अगर अपन इसमें एनालिसिस करके निकालें तो ये जो K2 बाय K1 है, अगर ये 1 आ जाए, K2 बाय K1 1 आ जाए, इसका मतलब के की वैल्यू सेम। K2 बाय K1 अगर 1 आ गया तो के की वैल्यू सेम। K2 बाय K1 1 से बड़ा आया, K2 बाय K1 1 से बड़ा आया, तो K2 बड़ा होगा।
और K2 बाई K1 1 से छोटा है तो K1 बड़ा होगा, है ना। ये होता है कि किस पे डिपेंड करेगा, इन डेल्टा एच और टेम्परेचर की वैल्यू पे। तो अभी मैं अपन बोल रहा हूं कि T2 T1 से बड़ा है। इस इक्वेशन को यूज करो, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, बताओ कि इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 T1 से बड़ा है, तो ये जो ब्रैकेट है इसका साइन क्या होगा। कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज रखो, बस साइन में इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचना है ना, सीधा नहीं। पॉजिटिव, ये T2 यहाँ जाएगा, T1 यहाँ जाएगा, नीचे T1 T2 आएगा, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव होगा। तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव हुआ, ठीक है। वैल्यू नहीं चाहिए अपन को, साइन चाहिए था बस। तो अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, जो ब्रैकेट है इसका साइन पॉजिटिव आया। अब ये पूरी चीज, सब कुछ हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो पॉजिटिव हो गया, ये चीज पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकती है, बोथ डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एच। अपन ने कल ही पढ़ा था कि अगर रिएक्शन डेल्टा एच वाइज बात करें तो कैन बी अ पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के देखो अपने पास दो और दो, चार केसेस बन गए। कैसे, ध्यान से सुनना कि ये पूरी चीज पॉजिटिव कब आएगी, दो केसेस में, डेल्टा एच पॉजिटिव हो और T2 ग्रेटर देन T1 हो। पहला केस समझ आया, डेल्टा एच पॉजिटिव, T2 ग्रेटर देन T1। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा कि डेल्टा एच नेगेटिव हो और T1 T2 से छोटा हो, है ना। दोनों नेगेटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव आ जाएगा, समझ आया। अच्छा, दो केस में ये नेगेटिव भी आएगा, या तो डेल्टा एच नेगेटिव और ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो, या उल्टा डेल्टा एच पॉजिटिव और ब्रैकेट नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करते करते अपने पास कुल मिला के केस कितने बने, चार। देखना कैसे केसेस है, रिएक्शन का डेल्टा एच, टेम्परेचर का चेंज और के का चेंज। देखो, सपोज केस वन, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव है और मैंने टेम्परेचर चेंज करके क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा। अब मुझे बताओ कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी ये पार्ट ऑफ इक्वेशन क्या है, पॉजिटिव है। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो T2 ग्रेटर देन T1 होगा, मतलब ये पार्ट ऑफ ब्रैकेट, ये पार्ट ऑफ इक्वेशन भी क्या है, पॉजिटिव। तो अगर ये दोनों इस तरह से हैं तो log K2 by K1 पॉजिटिव आएगा, log K2 by K1 पॉजिटिव आएगा। अगर log K2 by K1 पॉजिटिव है तो अपन K2 K1 पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो K2 by K1 पे क्या कंडीशन लगेगी, कंडीशन वो नहीं लिख रहा कोई, लोग सीधे चीज तो सही लिख रहे हैं पर कंडीशन बताओ। व्हाट इज द कंडीशन, log x ग्रेटर देन 0, तो x की कंडीशन क्या होती है, ये पढ़ाया होगा आई एम श्योर बेसिक मैथ्स में, कि अगर किसी वैल्यू का log, किसी वैल्यू का log पॉजिटिव आता है तो वो वैल्यू पे कंडीशन क्या होती है, लॉग किस वैल्यूज का पॉजिटिव आता है। नॉन जीरो तो सारी वैल्यू है, लॉग तो जीरो, लॉग तो जो है वो नेगेटिव आता ही नहीं है, नेगेटिव वैल्यू का लॉग लेते ही नहीं है। हाँ तो मैं बता देता हूँ, बोल दो ना नहीं पता तो, इतना आसान है। लॉग ऑफ वन क्या होता है, लॉग ऑफ वन, वन का लॉग जीरो, वन का लॉग जीरो, है ना। वन से बड़ी वैल्यू का लॉग, बस साइन कुछ भी आ सकती है वैल्यू, तो
पर कोई भी 1 से बड़ी वैल्यू का लॉग पॉजिटिव, 1 से छोटी वैल्यू का लॉग नेगेटिव। तो मैं यही पूछ रहा था कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। किसी ने लिखा K2 by K1 ग्रेटर देन 1, लोगों ने K2 ग्रेटर देन K1 लिखा था, सही है, पर मैं कंडीशन इस पे पूछ रहा था ना। समझ आया? इफ दिस होल ब्रैकेट इज पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो उसका मतलब है K2 K1 से बड़ा होगा, और K2 K1 से बड़ा है, इसका मतलब K इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात कि हम पहले K1 बोल रहे थे, बाद में K2 बोल रहे हैं, तो K2 बड़ा है ना, मतलब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ गई। देखो मैंने एरोज इसलिए यूज करे हैं ताकि अपन विजुअली इसको याद जल्दी कर पाए। अपन थ्योरी की तरह भी लिख सकते हैं, 4 लाइन लिखवा दूंगा, और वो 4 लाइन की बजाय ये ज्यादा फास्ट है याद करने वाइज है। राइट, नेक्स्ट केस देखते हैं अपन कि अगर मेरी रिएक्शन अभी भी एंडोथर्मिक है, अभी भी उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, और टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी नहीं ये तो सेम ही हो गया, टेम्परेचर कम कर दो। अब ये कॉमन सेंस है, देखो ये एंडोथर्मिक और टी कम करा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी बढ़ाने पर के इक्विलिब्रियम बढ़ता था, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी कम करने पर क्या होगा? कम हो जाएगा, ऑब्वियस है ये तो। इंक्रीज करा दो, ऊपर लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा प्रूव करना हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव और टेम्परेचर कम करा तो T2 T1 से कम है, तो T2 माइनस T1 नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पूरी चीज नेगेटिव हो गई तो किस चीज का लॉग नेगेटिव होता है? 1 से छोटी वैल्यू का। और K2 by K1 अगर 1 से छोटा हुआ, K2 by K1 अगर 1 से छोटा हुआ तो K2 की वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब K कम हो जाएगा। आया समझ में? जैसे 1/3, जैसे 1/4, जैसे 2/5, जैसे 1/100, कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू लेस देन 1 का लॉग नेगेटिव आता है। ठीक है, लॉग वाली बात फिर से पूछता हूं, फिर से बताओ, लॉग ऑफ 1 क्या था? लॉग ऑफ 1 0, लॉग ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव, लॉग 2.3 होता है, लॉग 3.48 होता है, एंड सो ऑन। लॉग ऑफ वैल्यूज लेस देन 1 नेगेटिव, लॉग ऑफ वैल्यूज लेस देन 0 नेगेटिव नहीं होता, नहीं होता नेगेटिव, नॉट डिफाइंड। नेगेटिव वैल्यूज का लॉग निकलता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ट्रैप में फंसा लिया मैंने। हाँ, सो याद रखना है, लॉग 0 से बड़ी वैल्यू का निकाला जाता है, 0 से 1 के बीच में सारी लॉग की वैल्यूज नेगेटिव आती है, 1 से बड़े केस में लॉग की वैल्यूज पॉजिटिव आती है, और 1 पे वैल्यू 0। नेगेटिव वैल्यूज का लॉग इज नॉट डिफाइंड, अपने इससे जितना काम का नहीं है, पर 0 से 1 और 1 से बड़ा काम का है। मतलब एटलीस्ट ये काम का है कि लॉग अगर पॉजिटिव आया तो वैल्यू 1 से बड़ी है, लॉग नेगेटिव आया तो 1 से छोटी है। ठीक है, मैं तुमको कंडीशंस की तरह अलग से लिखा देता हूँ, नोट की तरह लिख लो। log x पॉजिटिव मींस x 1 से बड़ा, log x नेगेटिव मींस x 1 से छोटा। बस ये अपना काम का है, ये अपन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस पे आते हैं। अगर रिएक्शन दो केसेस में एंडोथर्मिक हुई और हमने टी बढ़ा के और कम करके देखा, तो रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने पर भी हम यही करके देखेंगे, टी बढ़ा के देखेंगे, टी कम करके देखेंगे। अब देखो अगर मैथमेटिकली चले ना तो बहुत आसान है। कैसे? अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो ये पार्ट पॉजिटिव, टी बढ़ा तो ये पार्ट पॉजिटिव, तो लॉग पॉजिटिव आ गया था, है ना। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव, और टी कम करा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब फोर्थ केस में के बढ़ेगा कम होगा? बढ़ जाएगा।
थर्ड केस में कम हो जाएगा। किसी भी केस में आपको एनालिसिस करना है, सिंपल काम, सिंपल समराइज कर रहा हूं मैं। पहला केस याद रख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी बढ़ाने से के बढ़ता है। ठीक है, क्या याद रखना है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी बढ़ाने से के बढ़ता है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टी कम करा तो क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी बढ़ाने से के बढ़ता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी कम करने से के कम हो जाएगा। टी बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन का के बढ़ता है, तो टी बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में के को क्या होगा? एक्सोथर्मिक में टी बढ़ाया तो कम हो जाएगा, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी कम करने से के कम होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी कम करने से के कम होता है, तो एक्सोथर्मिक में के कम, टी कम करने से क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? ये एंडो में टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सो में इनवर्स। हाँ, यू कैन से दैट, उस तरह से याद कर सकते हो इफ यू विश, नो प्रॉब्लम, बट इट इज लाइक दिस। ये चार केसेस ही हैं। ओके, अब इस चार केसेस में ना, अभी जैसे मैं तुमसे बार बार चार क्वेश्चंस पूछ रहा था, ये दे दिया, ये दे दिया, ये कितना आएगा, ये दे दिया, ये दिया, इसको क्या होगा, ये और ये दिया, इसको क्या होगा। चार क्वेश्चंस पूछे मैंने, क्वेश्चन तो 12 बन सकते हैं, है ना। देखो, एक सीधा क्वेश्चन करो, सॉल्व करना, बहुत सिंपल सा। ये हटा दो एक दो लाइन। सपोज मेरे को बोला कि एक रिएक्शन है, T1 इक्वल्स 200 केल्विन पर, K1 है 15, और T2 इक्वल 400 केल्विन पर, T2 हो गया 1.5। तो जब ये रिएक्शन होती है तो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है? T1 200 पर के 15 था, T2 400 पर के 1.15 है, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 है। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? यू कैन आल्सो आंसर डेल्टा एच का साइन। रीति ने दोनों आंसर कर दिए। इस बार क्वेश्चन में क्या दिया है? दो टेम्परेचर दिख रहा है बढ़ रहे हैं, दो के दिख रहा है कम हो रहे हैं। तो उसमें से देख लो भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पे कब के कम हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाया और ये बढ़ाया, तो इसमें के कम हुआ, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। भाई हमेशा तुमको रिएक्शन का डेल्टा एच और टी दे के नहीं पूछा जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेल्टा एच दे दिया, सॉरी टी दे दिया और के दे दिया और डेल्टा एच पूछ लिया, तो आएगा तो इससे ही ना। जैसे मैं समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ एंडोथर्मिक रिएक्शन का टी बढ़ाता हूँ तो क्या बढ़ता हूँ, बढ़ता है। अब अगर मैं बोलूँ कि एक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है, तो वो रिएक्शन क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है तो रिएक्शन क्या होगी? एंडोथर्मिक। तो निकाल लिया ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से के कम होता है तो क्या होगी? एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर बढ़ा तो के कम हुआ, इंप्लाइज की रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसमें हीट इज रिलीज्ड। समझ आया नहीं आया? है ना। ऐसे अपन अगर एक एनालिसिस समझ लें अच्छे से तो बहुत सारे कर सकते हैं। फिर तो क्या है भाई, एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, उसका के कब कम होगा? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के कब कम होगा? टेम्परेचर कम करने पे या बढ़ाने पे या सेम रखने पे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के कब कम होगा? टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का के कब कम होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे, है ना। ये 1.5 नहीं बेटा, 15 था।
ये 15 था और ये 1.5, ठीक है राइट। तो एनालिसिस और छोटा सा एग्जांपल ये समझ आया है ना। इस पर खूब क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता है पर नोट पे आते हैं। नोट में क्या लिखा था कि टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो के नहीं चेंज होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन आएगा बहुत बड़ा और कुछ भी लिखा होगा, पहले ये इतना था फिर ये इतना हो गया फिर इसमें ये डाल दिया फिर इसमें वो डाल दिया फिर इसमें ये कर दिया, पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो व्हाट हैपेंस टू के, नथिंग। एज लॉन्ग एज उसने कांस्टेंट टेम्परेचर वर्ड यूज करा तो के इज कांस्टेंट, है ना। क्वेश्चंस में इसको ध्यान से देखना, जैसे ही बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मतलब के की वैल्यू सेम रहेगी। है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़े अपन, ये अपन ने एनालिसिस जो कर लिया वो कर लिया। अब आती है बात नेक्स्ट केस की। सो बेसिकली अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग के पढ़ रहे थे, फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर पढ़ा, उसमें अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है ना। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ बोलने की, कि अभी मैंने जो तुमको बहुत देर तक समझाया है वो है टेम्परेचर चेंज करने से कि चेंज कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें T1 T2 और K1 दे के एंड डेल्टा एच भी दे के K2 पूछा जाए। तो यहाँ पर इक्वेशन इन अ बॉक्स, T1 T2 केल्विन में पुट करना, डेल्टा एच और आर सेम यूनिट में पुट करना, मोस्ट लाइकली किलो जूल में, तो डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर देना एंड आर की वैल्यू 8.314 बाय 1000 पुट कर देना। किलो जूल में डेल्टा एच हो तो आर में अपॉन 1000 करना या इसको जूल में कन्वर्ट करके रखना, 8.314 तो आएगी वैल्यू, पर इफ इट इज इन किलो जूल तो इनटू 1000 कर देना ऊपर, K1 पुट करना K2 निकाल लेना, है ना। क्वेश्चन आएगा बीच में कहीं मॉड्यूल में तो मैं करवा दूंगा। ये तो हो गया कैलकुलेशन, और फिर ये अपना एनालिसिस, है ना। अब यहां ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें 2t की वैल्यू दी, 2k की वैल्यू दी। कैलकुलेशन प्लीज रिपीट, मैं बोल रहा हूं सारी वैल्यूज रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और समझाता हूं, देखो एक और चीज, मैंने तुम्हें 2t की और 2k की वैल्यू दी। इस इक्वेशन को देखो, अगर तुम 2t 2k और r कांस्टेंट होता है वैल्यू रखो तो डेल्टा एच की वैल्यू निकल जाएगी। भाई 2t ये रख दिया, 2k ये भी रख दिया और r की वैल्यू रख दी तो डेल्टा एच आ जाएगा, है ना। कमेंट कर सकते हो डेल्टा एच का साइन क्या होगा। नेगेटिव, ये तो निकाला ही अभी हमने। तो उसमें अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव हुए, ये डेटा, और 3 ऑप्शन पॉजिटिव हुए तो वो तो वैसे ही गलत है। बात समझ आई। सही कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। तो यू कैन चेक, भाई देखो इसमें ऐसा है, देख के पता चल रहा है कैलकुलेशन बहुत होने वाली है ना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा, फिर लॉग हटाना है, एंटी लॉग लेना है, तो बहुत है। तो क्वेश्चन आता तो बहुत ही रेयरली है, आएगा शायद ही, मुश्किल है, बट स्टिल यू कैन डू स्मार्टली कि अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेल्टा एच का साइन या के की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने अगर तुमको सपोज ध्यान से देखना, बोला दो टेम्परेचर है, एक 200 एक 400, है ना, और टेम्परेचर 200 पे के है 15 और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। समझ में आया क्या क्या बोल दिया मैंने, ये दो टेम्परेचर दे दिए, K1 दे दिया और एक्सोथर्मिक बोल दिया। तो अपन बता सकते हैं क्या कि के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती या क्या रेंज होनी चाहिए।
भाई अगर मैं तुमको टेम्परेचर दूंगा एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू भी दूंगा, साइन भी दूंगा, तो अपन बोल सकते K1 से छोटी वैल्यू आएगी। समझ आ रही है बात? तो अपन ने एक आध दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिए। भाई अगर तुमसे बोला जाए K1 से छोटी आएगी वैल्यू, है ना, और तीन ऑप्शन K1 से बड़े हो, तो वो तो गलत ही है। आंसर तो छोटा ही आना है, तो मत करना सॉल्व, ऐसे ही आंसर मार्क कर देना। और दो ऑप्शन छोटे आ गए तो फिर करेंगे सॉल्व, कर क्या सकते हैं भाई, ये तो ट्रिक है ना। दो ऑप्शन छोटे आ गए तो सॉल्व तो तुम वैसे भी कर रहे थे, तो तुम सॉल्व तो कर ही रहे थे ना, नंबर चाहिए नहीं चाहिए, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। पर मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें ऑप्शन एक ही रखते हैं छोटा, कि कोई तो स्मार्ट निकले, कोई तो ऐसे करे, तुम करना, ठीक है। राइट, नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग के में पॉइंट टू, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे जो चीज बोलना स्टार्ट करी थी वो ये है कि अगर एक रिएक्शन गिवन है, उसमें मैं कुछ भी नहीं चेंज करूंगा, मतलब मैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो कर दूंगा चेंज, और कैटलिस्ट डाल दूंगा या हटा दूंगा, या फिर मैं स्टोइचियोमेट्री, तो अगर मैं बस उस गिवन रिएक्शन की बात करूं तो टेम्परेचर इज द फैक्टर। पर अगर मैं रिएक्शन को लिखने का तरीका, उसका रिप्रेजेंटेशन बदल दूं, तो क्या बदलता है, अपन उसको अलग रिएक्शन बोल सकते हैं। देखो समझो, लेट से मेरे पास एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन कंसीडर करेंगे अपन। रिएक्शन है ए निक्लियम विद बी, ठीक है, इसका के है K1। अगर पहले तो निकालो, बताओ K1 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, K1 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी K1। ए एंड बी के टर्म्स में व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K1? हाँ, सो बी बाय ए आ जाएगा, बी बाय ए, नॉट ए बाय बी, प्रोडक्ट यानी बी अपॉन ए, ये K1 आ जाएगा, है ना। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते भाई, नाम में इतना रिवर्सिबल लिखा, कभी तो रिवर्स करो, कर दी लो, उल्टा करके लिख दी, रिप्रेजेंटेशन बदल गया। पहले जो एक्टिव पहले जो जनरल रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट है। तो इस रिएक्शन का मैंने बोला के, चलो मान लो K2 हो गया, वो कुछ अलग हो सकता है। अब वो जो K2 है वो होगा ए बाय बी, होगा। और ये जो ए बाय बी है, इसको 1/b/a भी लिख ही सकते हैं ना यार, मतलब ये तो 1/K1 है। तो जो K2 है, यानी कि नया रिप्रेजेंटेशन के बाद जो K है, वो पहले K का इनवर्स है कि नहीं। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया रिप्रेजेंटेशन में, कि अगर मैं K को, सॉरी, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करूं, रिएक्शन को रिवर्स करूं, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, तो उस नई रिएक्शन का जो K है, पुरानी रिएक्शन का इनवर्स होगा। K2 is equal to 1/K1 shows this इनवर्स। आई बात समझ में? है ना, इनवर्स K2 is 1/K1, ठीक। बेटा आप नेट प्रॉब्लम तो बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं कर तो दिया रिपीट,
पिछली बार बोलने के बाद भी कर दिया कि रिएक्शन को रिवर्स करके लिखोगे तो की इनवर्स हो जाएगा, रिएक्शन को रिवर्स करके लिखोगे तो की इनवर्स हो जाएगा, रिएक्शन उल्टा करके लिखेंगे ए से बी की जगह बी से ए, तो जो के है वो 1/k हो जाएगा। ऑफ अ गिवन रिएक्शन, ऑफ अ गिवन रिएक्शन ए से बी, this reaction का की only depends upon temperature, this reaction ये, इसमें तुम बस टेम्परेचर चेंज करोगे तभी के बदल सकता है। जैसे क्या होता है, किसी ने बोला मैं ए के 10 मोल ले लूं तो, फिर 20 मोल ले लूं तो, 50 मोल ले लूं तो, ए ना लूं तो, बी ना लो तो ये एक गिवन रिएक्शन थी, रिप्रेजेंटेशन से के इनवर्स कर देंगे अपन। ठीक है, राइट। टेम्परेचर पर तो करता ही है बेटा, इतनी देर से पढ़ाया मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और मैं अगर ए का अमाउंट चेंज करूं तो के चेंज होगा क्या? तो नहीं होगा, कुछ भी लेते रहो। सेकेंड फैक्टर, स्टोइकियोमेट्री। अगर अपन रिएक्शन ए इन न्यूक्लियम विद बी को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, 2a न्यूक्लियम विद 2b, इस रिएक्शन को अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a न्यूक्लियम विद 2b लिख दिया, और के हमने बोला हो सकता है बदल जाए, तो लेट्स कॉल इट k3। तो व्हाट इज k3? अब व्हाट इज k3 इन टर्म्स ऑफ a एंड b? नहीं, b बाय a नहीं होगा, 2b बाय 2a भी नहीं होगा। हाँ, b रेज टू पावर 2 अपॉन a रेज टू पावर 2, which can be written as b by a whole to the power 2, which is k1 to the power 2। बेसिकली अब वो क्या हो रहा है, जब नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर पावर में जा रहा है। हमने इस रिएक्शन को ए न्यूक्लियम विद बी को किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से। वो 2 कहाँ गया? इसके के यानी k1 की पावर में। यहाँ सेट से अगर वो नंबर 2 3 4 ना होके n होता, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, सो अगर ये n आ गया तो अपन सीधा लिख रहा हूं मैं इसका k4 बोल के, इट इज वही रिएक्शन k1 की पावर n। ये ट्रांसफॉर्मेशन थे कि भाई ऐसा क्या करना है, रिवर्स करने पर के इनवर्स करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नंबर को पावर में लेके जाना है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगाती जाओ। हाँ, मतलब अगर डेरिवेशन करोगे तो b की पावर n अपॉन a की पावर n, विच इज b अपॉन a होल की पावर n, b अपॉन a था k1, तो k1 की पावर n। आइडिया वो नहीं है कि डेरिवेशन अपन को हर बार करना है कि नहीं, अपन को तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ आना चाहिए। इस रिएक्शन में मैंने क्या बदला, तो इस रिएक्शन में मैंने यहाँ क्या बदला था, रिवर्स करी थी, रिवर्स कर, मोल्स नहीं बदले,
मोल कुछ भी लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉट मोल, मोल्स इज डिफरेंट. दिस इज स्टोइचियोमेट्री विच इज फैक्टर, कोफिशिएंट. पहले केस में अपन ने रिवर्स करा कि इनवर्स हो गया. सेकंड केस में अपन ने कोफिशिएंट बदला, एक रिएक्शन को नंबर से मल्टीप्लाई करा पूरी को, जैसे 2 करा, डबल करा, n टाइम्स करा. तो ऐसा करेंगे तो जो नंबर तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, जिस नंबर का तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, वो पावर में पहुंचेगा. ठीक है. 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन है. पहला रिवर्स करना, दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करना, तीसरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन को एक और रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स से ए एंड बी, एंड दो रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन ले ली, सी निकले विद बी. इसका के तो k1 था ही, इसके के को k5 बोल दिया. k1 इज b बाय a, k5 इज d अपॉन c. मैंने एक नई रिएक्शन कंसीडर कर ली, है ना. अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इनको अगर मैं ऐड कर दूं, रिएक्शंस को ऐड करना. 2 की पावर n कैसे लिख देंगे, k की पावर n लगाना है. k2 की पावर n, k2 की पावर n कैसे लिखोगे, k2 की पावर n में, k2 की पावर n में ये b लेफ्ट में a राइट में होना चाहिए, इसमें a लेफ्ट में b राइट में. इन दो रिएक्शंस को ऐड करो. दोनों में रिएक्टेंट्स क्या क्या है, a और c. a प्लस सी, b प्लस डी. ये आ जाएगी ना रिएक्शन. प्लस नहीं आएगा बेटा, प्लस कहां से आ गया, इसमें तो आएगा k में. k क्या होगा, तो इसका k मैंने बोला k6. b into d upon a into c. What is b by a, what is b by a, k1. What is d by c, k2. This k6 is equal to k1 into k. देखो जो k के आगे नंबर लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5, कुछ भी रैंडम लेता जा रहा था मैं अलग करने के लिए. आइडिया समझना है, नंबर पे ध्यान देना. जो दो रिएक्शंस ऐड करी, उनके k1 और k5, उन दो रिएक्शन के ऐड करने पर आई रिएक्शन के k में प्रोडक्ट में आ जाएंगे. दो रिएक्शन ऐड करी, नई रिएक्शन बनी. नई रिएक्शन का k होगा ओरिजिनल रिएक्शंस के k का प्रोडक्ट. समझ आ रही है बात. तो इफ यू चेक, बॉक्स में अपन ने 3 ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिए. पहला, रिएक्शन को रिवर्स करना, के इनवर्स कर दो. दूसरा, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना नंबर से, के को पावर, नंबर को पावर में ले जाओ. और तीसरा, रिएक्शंस को ऐड करो, ऐड करोगे तो के को मल्टीप्लाई करना है. बस यही 3 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं. इनको करने से अपन नई जो रिएक्शंस बनाते हैं, ऐड करके, उल्टा करके, पलट के, तो हम उसके केस निकाल सकते हैं. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो रहा है. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर. कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं. इट कैन बी 2 3 4, 1/2, 1/3. कोफिशिएंट अलग नहीं होंगे. पूरी रिएक्शन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ ऑलरेडी 2a फॉर्म्स 3 भी था, या a इन इक्विलिब्रियम में 2 भी होता, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 और ये 4 हो जाता, तो वो तो ठीक है. पहले से कुछ था, उसको कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा. पर जो नंबर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ पावर में जाएगा, वो दोनों से, तीनों से, दसों से, जितनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, सबसे मल्टीप्लाई होगा. कोफिशिएंट ओरिजिनल रिएक्शन में अलग तो हो ही सकते हैं, वो तो जो रिएक्शन है उसमें होंगे, है ना. मैं एक और एग्जांपल दूंगा, आप उनको सॉल्व करके देखेंगे अपन. बट बेसिक जो इसका आइडिया क्लियर है सबको. देखो, देखो नेक्स्ट. सपोज अपन को दिया क्वेश्चन में एक रिएक्शन N2
प्लस 3H2 इसका किया अपन को बोला 4। ठीक है, तो फाइंड के इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन का के दिया है और सेकंड रिएक्शन जो लिखी उसका के निकालना है। दो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने एक साथ, एक बार में आंसर नहीं आएगा कि उल्टा कर दिया बिना कोफिशिएंट देखे। रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो एग्जैक्ट सेम रिएक्शन थोड़ी आएगी। रिएक्शन रिवर्स करके 1/4 आंसर कर रहे हो, रिएक्शन रिवर्स करोगे तो 2NH3 आएगा, जिसका मुझे क्या निकालना है, उसमें बस NH3 है। नहीं विधि गलत है, पल्लवी गलत, मुरवी रायनी सब गलत। नेहा बेटा स्क्वायर क्यों कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करा है हमने, रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करा है? तो उस 1/2 से, तो 1/2 पावर में जाएगा, तो 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 16 होता है क्या? हाँ रायनी का ठीक है, अश्मित गलत, पल्लवी का ठीक है, प्रांजल का भी ठीक है, रियांशी गलत। दो स्टेप्स है, दो स्टेप में आंसर करना है, श्रेष्ठ का भी ठीक है। दो स्टेप्स, पहला स्टेप रिवर्स करो, दूसरा स्टेप नंबर से मल्टीप्लाई करो। विधि, अंशिका, रियांशी ठीक है, प्रिया गलत, हर्षिता गलत। पहला स्टेप, रिएक्शन को रिवर्स करो। अच्छा क्या देख के करें रिवर्स भाई, आप बोल रहे हो तो आप एग्जाम में थोड़ी बताओगे कि उल्टा कर दो, हमें क्या देखना है ये भी बताओ। तो जो रिएक्शन दी है उसमें NH3 राइट में है, हमको जहां चाहिए वो लेफ्ट है, तो इसको उल्टा करके लिखा, उल्टा करके लिखा तो आया 2NH3N2 प्लस 3H2। और इसका जो K है उसको कर दो इनवर्स, तो K हो जाएगा 1/4। पहला स्टेप समझ आया। पर अब तुम देखो, जैसे 1/4 आंसर करे अपन ने, तो ये दोनों सेम थोड़ी है, इसमें यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 3/2 है, इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नंबर 1/2 3/2 हो जाए, और वो नंबर एक ही होगा। देखो ऑब्वियसली एक नंबर होगा कोई, तो किसी का भी एक कोफिशिएंट देख लो ना, ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1 हो जाए, ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं 1/2 हो जाए, भाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 1/2। इस पूरी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई करा। जब अपन किसी रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नंबर कहां जाता है, के की पावर में। तो व्हाट इज 1/4 की पावर हाफ, 1/4 टू द पावर हाफ, which is 1/2, which is 0.5। समझ आ रहा है क्वेश्चन? रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
राइट, इसमें देखो, राइट, सो अपन को क्या करना है, जो अपन को रिएक्शन करके दिया है उसको इससे कंपेयर करो, क्या क्या चेंज करा। इस रिएक्शन में NH3 राइट में था, हमें लेफ्ट में चाहिए, मैंने रिवर्स कर दी, रिवर्स करी, के को इन्वर्स कर दिया, 4 था 1/4 कर दिया, पहला स्टेप। और बोला अब कोफिशिएंट भी बदलो, तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है ना, या 2 है, तो हमको इसको 1 से 2 से 1 करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करो, करके देखो हाफ से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, वो 1/2 इसकी पावर में जाएगा, और ये फाइनल क्या होगा, तो 1/4 टू द पावर हाफ इज 1/4 टू द पावर हाफ, 4 की पावर हाफ का मतलब क्या होता है, √4 यानी 2, 1/2 इज 0.5। ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज कोई बोले कि अच्छा कोफिशिएंट 2 है और 1, तो एक काम करते पहले हाफ कर दे, तो 1/4 क्या था बेटा, रिवर्स उल्टा करके लिखिए, रिएक्शन उल्टा करके नहीं समझ आ रहा, ये NH3 यहाँ था, यहाँ उल्टा आ गया, ये N2H2 इधर से इधर आ गए, रिवर्स कराए। हाँ, अगर मैं रिएक्शन में पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस रिएक्शन में पहले 1/2 करके हाफ 3/2 और NH3 कर दूं, 1 NH3 कर दूं, और फिर रिवर्स करूं, तो सेम आंसर आएगा डिफरेंट। या ऐसे पूछ ले तो कर सकते नहीं कर सकते। अभी तो मैंने पहले क्या करा, रिवर्स करा फिर मल्टीप्लाई करा, पहले मल्टीप्लाई करके फिर रिवर्स करूं, तो सेम आएगा, और यू कैन डू। वो डिपेंड करता है अपन को पहले क्या स्ट्राइक करा, पहले क्या लगा, क्या करना चाहिए, है ना। हमको पहले लगा कि भाई पहले इसको अपन रिवर्स ना करके पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करो, 4 का पावर हाफ 2 हो जाएगा, और फिर रिवर्स करो तो 1/2.5 आ जाएगा। बात समझ आ गई। ठीक है, चलो ऐड करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके देखते हैं। A in equilibrium with B, K is 1, B in equilibrium with C, K is 4 plus 4. What is find K equilibrium of C in equilibrium with E? हाँ कर सकते हो, सेकेंड इक्वेशन को इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई, इसको बोल रहे हो अंशिका, इसको। हाँ तो पहले बेटा 1 पहली ये है, सेकंड ये है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सेकंड रिएक्शन कौन सी, किस इक्वेशन को। ठीक है, गलत सोचा तो कोई बात। सी इन इक्विवेलेंट ए का के चाहिए अपन को, गलत है राइनी। गलत, सही श्रेष्ठ गलत। हाँ हर्षिता का ठीक है, बस सीधा ऐड करेंगे, इनको सीधा ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन आएगी क्या, माइन का भी ठीक है, श्रेष्ठ का भी ठीक है। हाँ सीधा ऐड करके ये थोड़ी आएगी रिएक्शन, ऐड करो, ए निकलम विद सी, के 8, ठीक है, ये तो ठीक है, ऐड करेंगे तो के 8 हो जाएगा। पर फिर हमने इसके बाद क्या करा है, ए निकलियन सी का 8 है, ये सी निकलियन है, तो के क्या होगा, है ना, 1/8। एक स्टेप भी हो सकता है, पर नॉर्मली 2 स्टेप होते हैं, अब 2 स्टेप होते हैं तो फिर टेक 2 स्टेप्स।
क्लियर है क्वेश्चन? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है, परफेक्ट। ठीक है, आज समापन ने काफी जल्दी से इसको खत्म कर लिया। अब आगे मेरे को कुछ डिस्कस करना नहीं। नेक्स्ट अपन जो चीज पढ़ेंगे कल, क्वेश्चन कर लेना। Books 1 and 2, exercise 1, question 1 to 33। ठीक है, चलो। आज अपन ने जो डिस्कस करा उसमें किसी को कुछ डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आया हो, मॉड्यूल मैं सेंड कर दूंगा।